Hello friends, this is Abhishek and I welcome you on Study Online. Today we are going to discuss three important articles which is again common to both in Indian Express as well as the Hindu. So in the last so many videos I was not able to provide you the notes, whatever the things which I am discussing with all of you. So in that scenario I decided to provide you a Telegram link in which you will find all those details which I am discussing with you right now. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस टुडेज आर्टिकल. आज के आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल है आपका, आरबीआई एक्सटेंड द हायर ओवरनाइट बोरोइंग फैसिलिटी ऑफ बैंक्स टू सितंबर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को बोरो करने के लिए 30 सितंबर तक का एक्स्ट्रा समय दिया है. तो अब बात करते हैं किस टाइप का बोरोइंग के लिए बोला गया है. इस आर्टिकल में बेसिकली जो टर्म बोला गया है आपको जो समझने वाली चीज है, एमएसएफ के बारे में बोला गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले, फिर इसके बारे में हमको डिटेल्स में बता रहे हैं. अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज ए फैसिलिटी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन द ईयर 2011 एंड 12. आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था 2011-12 में. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउ बैंक्स टू बोरो मनी with the interest rate above the repo rate and can be termed as a marginal standing facility. अब ये क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, थोड़ा हमको एक्सप्लेन करने दीजिए. आरबीआई से कमर्शियल बैंक बोरो करता है, सो वी नो दैट दे बोरो फ्रॉम रेपो रेट, दे बोरो फ्रॉम बैंक रेट एंड अनदर इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. रेपो रेट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म रेट, बैंक रेट को बोला जाता है लॉन्ग टर्म रेट, एमएसएफ को बोला जाता है वेरी शॉर्ट टर्म. वेरी शॉर्ट टर्म. सो व्हेन कमर्शियल बैंक बोरोज मनी, कमर्शियल बैंक मतलब कोई भी आप बैंक लीजिए, सपोज कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई. अगर आरबीआई से मनी बोरो कर रहा है, अगर वो एमएसएफ से बोरो कर रहा है, तो व्हाट डज इट मीन. सो बोरोइंग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जिसको बोला जाता है आपका ओवरनाइट बोरोइंग. ओवरनाइट बोरोइंग, इसका कुछ लिमिटेशन है. एनी कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नॉट मोर देन 2% ऑफ देयर एनडीटीएल. इससे ज्यादा वो बोरो नहीं कर सकता है. इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि सितंबर 30 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोरोइंग जो फैसिलिटी है, एक बैंक जो आरबीआई से बोरो करता है एमएसएफ के रूट से, वो जो 2% ऑफ देयर एनडीटीएल है उसको इंक्रीज करके 3% कर दिया गया है. नाउ एनी कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी थ्रू आरबीआई थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. पहले था ये 2%, नाउ इट इज 3% ऑफ देयर एनडीटीएल. अब वो 3% ऑफ एनडीटीएल बोरो कर सकता है. तो ये फैसिलिटी एक्सटेंड किया गया था जून 30 तक. आपको एक एडिशनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में बैंक वेर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी. सो इन दैट सिनेरियो रिजर्व बैंक ने क्या किया, एक अलग सा विंडो इन लोग के लिए ओपन किया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थ्रू विच दे कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई. नाउ ये जो एक्सटेंड जो 30 जून तक ये बंद होने वाला था इनका विंडो, इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक किया गया है. तो दैट इज व्हाट इट इज सेड इन द आर्टिकल कि नाउ बैंक कैन बोरो मनी टिल 30 सितंबर थ्रू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. नाउ वन एडिशनल बेनिफिट व्हाट दे गॉट कि पहले 2% ऑफ एनडीटीएल बोरो करते थे, नाउ दे कैन बोरो 3% ऑफ देयर एनडीटीएल. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज एनडीटीएल. नाउ एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. अगर आप एनडीटीएल को इस तरीके से देखें, एनडीटीएल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑल द डिपॉजिट मनी. लायबिलिटी का मतलब होता है ऑल द डिपॉजिट मनी, ऑल द डिपॉजिट मनी इन द बैंक. सो इन बैंक में अगर बात करें तो ऑल द डिपॉजिट मनी कौन सा है, अगर हम एनडीटीएल का बात करें, ऑल द डिपॉजिट मनी बैंक में कौन सा है, ये है डिपॉजिट मनी. तो दो तरीके का डिपॉजिट होता है. एक को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिमांड लायबिलिटी, जो कि आपका सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होता है.
और एक होता है आपका टाइम लायबिलिटी, जो कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो ये चार टाइप का ट्रेडिशनल अकाउंट विच इज अवेलेबल इन द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक में क्या बोला जाता है, दिस इज द लायबिलिटी, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड these are the deposit and this is called the liability. That is what the term said, NDTL, net demand. Demand, what is demand liability? Current account and savings account. What is time liability? Then fixed deposit and recurring deposit. तो मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो एमएसएफ से बोरो करना चाहता है, तो कितना बोरो कर सकता है? तो जिस दिन वो बोरो करेगा उस दिन का उसका एनडीटीएल पोजीशन कितना होगा उसको पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरो करना चाहता है रिजर्व बैंक से, तो एनडीटीएल उसका देखेगा, मान लीजिए उसका एनडीटीएल आज का डेट में 1 लाख रुपया है। 1 लाख का मतलब ऑल द डिपॉजिट मनी दैट इंक्लूड्स योर दिस 4 अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। नाउ दे कैन बोरो मैक्सिमम 3% ऑफ देयर एनडीटीएल, दैट इज 1 लाख रुपीज। 3% कितना हुआ? तो 1 लाख का 3% 3000 रुपीज। So commercial bank can borrow money from RBI through MSF, that is maximum 3000, not more than that. This is the meaning of the NDTL. Earlier it was 2% of their NDTL. Now it has been increased to 3% till 30 June 2020. That is the अभी 30 जून तक, ये 30 जून तक का टाइम था, सॉरी 30 जून तक का टाइम था, इस टाइम को इंक्रीज करके नाउ दे कैन बोरो अप टू सितंबर बोरो कर सकते September. So that is all about the MSF. Now one thing is that MSF से जब भी आप borrow कर रहे हो तो you need to keep government securities. Like in the case of, we know that State Bank of India borrowing money through RBI through repo rate, so they have to keep what? Government securities. उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना पड़ता है, तभी जाकर वो बोरो कर सकते हैं आगे। नाउ इन दैट सिनेरियो when they are borrowing through the marginal standing facility, so they have to keep government securities. In this scenario they can utilize their SLR quota which they maintain with themselves in the form of cash, gold, government securities or easily convertible to cash. So in that scenario now they can utilize the SLR quota. Suppose कीजिए इनके SLR quota में जितना भी होगा is government security, तो from there they can utilize this, because as I said that कि ये जो भी कुछ है आपका ओवरनाइट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एसएलआर कोटा, और फिर उसको जाकर रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न उसमें सबमिट कर देंगे एसएलआर कोटा में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एमएसएफ इज इक्वल टू द बैंक रेट। जो बैंक रेट होता है वही एमएसएफ का होता है, और ये सब समय रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो अभी रेपो रेट आपका 4% है, तो बैंक रेट आपका है 4.25, so as the MSF will be also 4.25. So this is all about the marginal standing facility. That is what the facility they are going to get till 30th September. Now comes to the next article. Again it is an important article. Government to launch floating rate savings bond from July 1. Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट में 28 मई 2020 को एक बॉन्ड क्लोज कर दिया जिसको बोला जाता था आरबीआई बॉन्ड। एक्चुअली ये बॉन्ड तो गवर्नमेंट का ही था, लेकिन वो नाम से दिया गया था आरबीआई बॉन्ड को। आरबीआई बॉन्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2018 में, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था उसको 7.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट को था, और उसमें 7 ईयर का लॉकिंग पीरियड था। लॉकिंग मतलब आप 7 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप उसमें पैसा विड्रॉ नहीं कर पाइएगा। नाउ एट प्रेजेंट सिनारियो, इफ यू सी द प्रेजेंट सिनारियो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अवेलेबल इन द बैंकिंग सेक्टर राइट नाउ, इट हैज बीन डिक्रीज्ड। अभी आप देखिएगा कि सेविंग्स अकाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% के नीचे चला गया है, और फिक्स्ड डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% के नीचे चला गया है। So right now 5.75 is the rate of interest available near about in the fixed deposit. Now in that scenario it was not possible for the government to provide you 7.75 rate of interest. So that is why government of India has closed the RBI bond. ठीक है, तो अब इशू क्या है, बॉन्ड क्लोज कर दिया, तो फिर ये बॉन्ड लाने का क्या मतलब बनता है? बॉन्ड इसलिए लाने का मतलब बनता है बिकॉज अभी क्या है, लोग सेविंग का वे खोज रहे हैं, कहां पर सेव करेंगे, और सेविंग में आप देख रहे हैं कि सेविंग्स अकाउंट में एज आई सेड दैट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी डिक्लाइन हो गया है। सो गवर्नमेंट एक अल्टरनेट
सेविंग मॉडल लेकर आया है ताकि लोगों को सेविंग मिले, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको उन लोगों को ज्यादा मिले थोड़ा. सो दैट इज व्हाट दे लॉन्च्ड द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, FRSB, floating rate saving bond. Now before start the floating rate saving bond, let me little bit say about the what is bond. Now bond is an instrument, is a long term financial instrument for borrowing money or raising fund. तो कौन बॉन्ड इशू करता है? तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है. वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, म्युनिसिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या कॉर्पोरेट भी बॉन्ड इशू करते हैं. तो हमने आपको क्या बोला, ये लॉन्ग टर्म एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाएगा कि सपोज कीजिए गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत है, गवर्नमेंट नीड्स मनी. से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है. सो इन दैट सिनेरियो ये डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू करते हैं. तो बॉन्ड इशू करेगा तो आपको ये क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे ये, और ये सर्टिफिकेट फिर किसको देंगे, पब्लिक को देंगे. अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है तो पब्लिक ये सर्टिफिकेट परचेस करेगा और ये पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा. एज आई सेड दैट कि बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करके ऐसे रखे रहिएगा. जब आपका पैसा मैच्योर्ड होगा तब गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगा और प्रिंसिपल भी देगा जो आपने इन्वेस्ट किया था, प्लस इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा. तो गवर्नमेंट ने ये क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म मनी बोरो किया मार्केट से. सो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड. नाउ व्हाट इज फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड? ये फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड क्या है? फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड विल हैव ए टेन्योर ऑफ 7 years. अगेन ये देख सकते हैं आप, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये आपको 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल कीप वेरिंग ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द स्कीम. ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये वाला टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा. क्यों वेरी करेगा? बिकॉज इट इज ए फ्लोटिंग रेट. मे बी अभी गवर्नमेंट आपसे कमिट कर रहा है कि 7.1% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा. कल के डेट में इकोनॉमिक का कंडीशन अगर और खराब होता है तो मे बी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे चला जाएगा, अगर हो सकता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर भी जा सकता है. तो दैट इज व्हाट ये फ्लोटिंग है, इट इज नॉट फिक्स्ड कि आपको वही मिलेगा. So that is what is the rate of interest vary करेगा. Currently the rate of interest 7.1% per annum payable half yearly. मतलब ये क्या होगा, आपको सपोज कीजिए अब 1 लाख रुपया है आपने इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर 7.15% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट पे होगा. तो जो भी इंटरेस्ट आपका होगा वो प्रत्येक 6 मंथ में आपको मिलेगा, एवरी 6 मंथ में. मतलब इन 1 ईयर आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर. दैट इज सेट द हाफ ईयरली आपको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, तो मिनिमम 1000 भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस बॉन्ड में. देयर विल बी नो मैक्सिमम लिमिट. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट का नहीं बोला गया है. द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन कैश कैन बी मेड 20,000. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, सपोज आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको 20,000 तक ही आप उस कैश से ये बॉन्ड परचेस कर सकते हैं. उसके बाद आपको चेक देना पड़ेगा या डीडी इशू करना पड़ेगा. सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 20,000 है, सो आपको कैश में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे. द बॉन्ड इज नॉन क्यूमुलेटिव इन नेचर. नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? बॉन्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव. तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी जो डेट होगा, जैसे ये बॉन्ड का मैच्योरिटी ईयर 7 ईयर, तो आपका जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली तो होगा लेकिन आपको देगा नहीं. वो क्या होगा, फिर उसमें ऐड हो जाएगा. तो कैरी ऑन होते होते आपको 7 साल के बाद जाकर फाइनली आपको प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था पैसा प्लस आपका 7 ईयर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होकर एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड में आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स. नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, ये आपको प्रत्येक 6 मंथ पर तो यहाँ भी मिलेगा, बट ये आपको एट एंड ऑफ द सर्विस पीरियड आपको नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड आपको नहीं मिलेगा. ये आपको प्रत्येक 6 महीने पर आपको ये देता रहेगा. तो जनरली बोला जाता है क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स में क्या होता है, ये कंपाउंडेड होते हैं. आपका
जो भी कुछ है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसी तरह से एक्यूमुलेट होते होते आपका फाइनल में ये देखा जाता है कि जो क्यूमुलेटिव बॉन्ड होता है उसमें रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। बट एज आई सेड कि नॉन क्यूमुलेटिव में आपका यहाँ पर प्रत्येक 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट है जो आपको मिल जाया कर देगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है, प्री मेच्योर रिडेम्पशन शैल बी अलाउड टू स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन में पढ़ते हैं, दैट इज मोर देन 60 ईयर्स ऑफ आपका एज अगर हो है, तब जाकर आपको इसमें कि प्री मेच्योर विड्रॉ, सपोज कीजिएगा हमको इमरजेंसी में पैसा का जरूरत है एंड आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज in this bond and I need the money urgently. So in that scenario it is not matured, it is going to mature 7 year में भी होने वाला। So in that scenario हमको प्री मेच्योर करने के लिए हमको नहीं करने देगा अगर हम सीनियर सिटीजन नहीं है। तो जो सीनियर सिटीजन है तो उसमें ये मैच्योरिटी पीरियड बताया गया है, दैट टू विद स्पेसिफाइड कैटेगरी, यानी कि पूरा का पूरा आपको दे देगा, या मे भी हो सकता है तो 60 ईयर के अबव में कुछ पार्ट वाइज करके बोला गया। सो दैट इज व्हाट रिडेम्पशन ओनली इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन में हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स में है। इंटरेस्ट सपोज कीजिए आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और आपको 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, और एट द एंड ऑफ द 7 ईयर में देखा जा रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगा। तो दैट इज कॉल्ड द टैक्सेबल बॉन्ड। ये कहां पर मिलेगा आपको, वन कैन इन्वेस्ट थ्रू ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस में आपको मिलेगा, नेशनलाइज बैंक और 4 स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर, और कुछ प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उसमें ये बॉन्ड आपको परचेस करने के लिए मिलेगा। एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है क्या कि जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको देना स्टार्ट करेगा 1 Jan 2021 से। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट एंड देन 1 Jan 2020 को आपको पहला इंटरेस्ट आपको देना स्टार्ट करेगा, और देन ये 6 मंथ में आपको रिटर्न देता रहेगा। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 6 मंथ में गवर्नमेंट नोट देखेगा कि अगर इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकता है। मतलब एवरी 6 मंथ में मे बी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोला है आपको वो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी बॉन्ड में बोला गया है इट इज अ फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। ये रेट फ्लोटिंग है, बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। Now comes to the another article. तमिलनाडु में एक देखा गया है क्या कि वहां का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने उसको प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का मतलब क्या है, टेंडर अभी हुआ था, टेंडर फ्लोट किया गया था कि किसको वो प्रोजेक्ट मिलेगा। ये 195 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो टेंडर ने कैंसिल कर दिया और फ्रेश से टेंडर बुलाए करने के लिए। अब ये क्यों हुआ था, तो रिसेंट में देयर वाज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द टेंडर में। तो टेंडर में क्या इशू क्रिएट हुआ था कि वहां पर कुछ करप्शन, कुछ मैल प्रैक्टिसेस नोटिस में आया था। ये कि वहां के जो इंचार्ज थे आईएएस ऑफिसर संतोष बाबू बोलकर, तो वो वीआरएस ले लिए, उनको फोर्सिबली वीआरएस लेना पड़ा, ऐसा न्यूज में आया था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग मैल प्रैक्टिसेस करना चाहते थे टेंडर में, कुछ कंपनियों को बेनिफिट देना चाहते। तो ये चेन्नई बेस्ड अरेपया इक्खम बोलकर एक है, तो उन्होंने इसके ऊपर रेज किया कि ये गलत तरीके से टेंडर इशू किया गया है, और ये इसी संज्ञान में लेते हुए टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इस टेंडर को कैंसिल कर दिया, फिर से प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए फिर से टेंडर को, फ्रेश टेंडर को बुलाया है। सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गवर्नमेंट का ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द भारत नेट। तो चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं भारत नेट के बारे में क्या होता है। व्हाट इज भारत नेट प्रोजेक्ट, ये क्या है। एक्सपर्ट कमिटी ने रिव्यू किया कि नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जो पहले चलता था उसको मॉडिफाइड करके एक नया स्कीम या नया कंसेप्ट लेकर आए प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड द भारत नेट। पहले नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क चलता था, इसमें और सारे जो भी कुछ चलते थे प्रोग्राम्स की नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, तो उसको सबको सब्ज्यूम करके एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए भारत नेट। क्या है भारत नेट, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। विश्व का सबसे बड़ा रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है।
So that I said that कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है कि रूरल इंडिया में इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाने का। टेलीकॉम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बिशियस रूरल कनेक्टिविटी, हमने बोला आपको। द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय BSNL। कौन कौन से लोग हैं इसमें? BSNL, रेलटेल एंड पावर ग्रिड, ये 3 कंपनियां जो कि बेसिकली मेन इसमें इस प्रोजेक्ट को ऊपर काम कर रही है, रेलटेल, BSNL प्लस पावर ग्रिड। और फंडेड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बाय द टेलीकॉम मिनिस्ट्री। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई एक कंपनी फ्लोट करना व उसके लिए कुछ फंड एलोकेट करना, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल पेरोल। इसका काम ही है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की, ये सिर्फ भारत नेट प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए। It intends to cover 2.5 लाख ग्राम पंचायत फॉर प्रोविजंस ऑफ ई गवर्नेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट एक डिजिटल इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है। तो डिजिटल इंडिया सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं दिखना चाहिए, डिजिटल इंडिया प्लस रूरल एरिया में भी दिखना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट कि रूरल इंडिया में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ केयर फैसिलिटी, ई कॉमर्स फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जो भी कुछ है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज और स्पीडी सर्विसेज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। द इक्विपमेंट फॉर द प्रोग्राम आर इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियन अंडर द मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव। तो इस अगर प्रोजेक्ट को अगर देखिएगा तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट तो है ही है। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट का है कि एक डिजिटल इंडिया, जैसे हमने आपको बोला डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना जरूरी है, प्लस मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना कंट्री के साथ हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है और वी आर लाइक बॉयकॉटिंग द चाइनीज प्रोडक्ट और जो भी चाइनीज जो भी यूज करते हैं। तो इन दैट सिनेरियो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव taken by the government of India to use the indigenously designed product for the supplying such kind of facility in the rural area. So that is what ये important, इसलिए ये 2 स्कीम गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत ही जो है जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया गया है। So that is what the भारत नेट प्रोजेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछेगा कि व्हाट इज भारत नेट प्रोजेक्ट। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम या सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो आपको ये भारत नेट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत नेट प्रोजेक्ट कौन कौन से कंपनियां मिलकर चला रही है, कौन इसको फंडिंग करता है, कौन सा मिनिस्ट्री इसके अंडर में आता है, पर्पस क्या है, कितने लाख ग्राम पंचायत को इंक्लूड करने के बाद किया गया है, और ये जो भी कुछ सारा है ये मेक इन इंडिया के अंडर में कंसेप्ट में हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर prelims examination and it is important for all the bank and other services examinations के लिए important है। So this is all about the 3 article which is important in this today's 28 June 2020 newspaper। होप दैट कि आपको ये जो भी कुछ कंसेप्ट है समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ डिफिकल्टी आ रहा है तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन में कीजिए, तो सो दैट आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग प्रॉब्लम। As far as notes is concerned, I got the suggestion from some of my candidates regarding that कि हमको notes नहीं provide कर पा रहे, तो I am trying my best to provide you the notes. So that is why in the description box I have given a link of my Telegram channel. From there you can download this particular whatever the things which I discussed with you. You can download from there also. Hope that you will find it easier to understand the thing. Thank you very much for listening me patiently. Thank you very much.